हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? इसके पहले जो भी हम पढ़ाए थे, क्या वो समझ में आया था? आप लोग जो है वो पूरा का पूरा अगर समझ में आता है फिर भी कमेंट करें, नहीं भी समझ में आता है फिर भी कमेंट करें। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो है वो ईज़ी से ईज़ी वे में टॉपिक को समझ पाएँ, ठीक है? तो हम आज का जो मेरा टॉपिक होगा थोड़ा-सा लॉन्ग होगा, ठीक है? और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो डिस्कशन होने वाला टॉपिक है, वो टोटल का टोटल 4 इधर हुआ और 5 इधर हुआ। टोटल हम 9 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और आप लोग देखिएगा, इसी में से कोई न कोई एक टॉपिक अवश्य ही पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो टोटल का टोटल कितना टॉपिक आपको दिख रहा है? 4 और 5 इधर टोटल कितना हुआ? 9 टॉपिक हुआ और 9 को हम आसान और ईज़ी वे में बताने वाले हैं, ठीक? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है अटेन्युएशन। क्या नाम है? अटेन्युएशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छिनता। जो दूसरा टॉपिक आपका होगा वो आपका होगा रेंज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। तीसरा टॉपिक का नाम है रिपीटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्तक, ठीक है? और जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है बैंडविड्थ, और हिंदी में बोलते हैं बैंड की चौड़ाई या बैंड चौड़ाई। उसके बाद हम आपको पढ़ाएँगे मोडम। क्या पढ़ाएँगे? मोडम। उसके बाद आपको पढ़ाएँगे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, फैक्स क्या होता है, चैट क्या होता है और ई-कॉमर्स क्या होता है। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक? वेलकम टू योर चैनल भौत की पाठशाला। ठीक है? ओके। बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, पेशेंस के साथ पढ़िएगा। जो आपका पहला टॉपिक है वो है एटेन्युएशन। हम कोई भी टॉपिक को बिल्कुल तोड़-तोड़ के पढ़ाते हैं, है ना? एटेन्युएशन को हिंदी में क्या बोला गया था? बताइए? हीनता। हीनता का मतलब ही होता है कमी। अब सवाल ये रहा कि भैया ये बताइए कि किस चीज़ में कमी, है ना? तो इसका मीनिंग हम एक छोटा-सा बता देना चाहेंगे आप लोग को कि एटेन्युएशन का मतलब, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है, और इसी मीनिंग को अगर हम समझ लेते हैं तो परिभाषा को इजी वे में हम खुद बनाएँगे। आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है? तो इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि सूचना, सूचना के आयाम में कमी, सूचना के आयाम में कमी होना। आपका क्या कहला जाएगा? चिंता कहला जाएगा। और ये परिभाषा कितने नंबर का बनता है? 2 नंबर का बनता है। एग्जाम में परिभाषा कैसे पूछेगा कि चिंता से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसका आंसर देना है। वो ये देना है कि जब किसी संदेश सिग्नल को, है ना, किसी चैनल के माध्यम से गुजारा जाता है तो उसके आयाम में कमी आ जाती है, उसे उस सिग्नल का चिंता कहते हैं। ठीक। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं कि आप लोग को एक बार में तो याद होगा नहीं, है ना? परिभाषा। आज जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे छोटा तो है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी संदेश सिग्नल, संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भेजा जाता है, भेजा जाता है तो
सिग्नल के आयाम में कमी आ जाती है, तो सिग्नल के आयाम में कमी आ जाती है, उसे हीनता कहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा। परिभाषा बिल्कुल ही आसान है कि जब किसी संदेश सिग्नल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो भी हम लोग बोलते हैं, है ना, वो आपका कौन सा सिग्नल कहलाता है? संदेश सिग्नल। तो जब किसी संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से भेजा जाता है, तो सिग्नल के आयाम में, किसमें? आयाम में कमी आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चिंता कहते हैं। और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन बनता है कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं। देखिए क्या होता है चिंता। सबसे पहले ये आप ही लोग बताइएगा कि ये है क्या? ये जो आपका बे फ्रंट है ना? ये किसका है? तो हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपका किसका हो गया? संदेश सिग्नल का। संदेश सिग्नल। और अगर हम बात करते हैं कि इसका आयाम कौन है, तो इसका जो शीर्ष हुआ, इसके शीर्ष से अगर हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई हुआ, जो मान हुआ, उसी को हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको? आयाम। जैसे ही इस सिग्नल को हम क्या चीज़ से गुजारते हैं भाई? चैनल से। ये आपका क्या हो गया भाई? चैनल। जैसे ही ये चैनल से बाहर निकलेगा, तो अब इसका आयाम उतना नहीं रहेगा। इसका आयाम जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब बताइए कि इसका आयाम जो है वो बढ़ गया कि घट गया? ये बताइए। तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे आयाम ज़्यादा था और यहाँ पे जो आयाम है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पे आयाम कम है कि ज़्यादा? ये हम सिंबल देते हैं वो किसका सिंबल देते हैं? कम का। और यहाँ पे जो आयाम है वो आपका क्या है? ज़्यादा। तो बताइए कि आयाम में कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका क्या कहलाया? चिंता। राइट। अब बताइए, रिसीवर के पास जो पहुंचा वो कम आयाम वाला सिग्नल पहुंचा, लेकिन हमको तो उतना ही आयाम का चाहिए ना। तो अब हम क्या करें? ऐसा इसमें क्या करें कि फिर से ये आयाम बढ़ के इतना हो जाए? तो हम लगाते हैं एम्पलीफायर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एम्पलीफायर। आप लोग को बताया भी गया होगा कि एम्पलीफायर का काम होता है आयाम को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा डिवाइस लगाएंगे? एम्पलीफायर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक। प्रवर्धक। और यहाँ से ये जो सिग्नल निकलेगा वो वापस उतना ही आयाम का निकलेगा जितना कि हम भेजे थे। देखिए आयाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो पहले मेरे सिग्नल का आयाम कितना था? इतना। जैसे ये चैनल में गया इसका आयाम क्या हो गया? घट गया। फिर से इसके आयाम को हम बढ़ा दिए कौन सा डिवाइस के माध्यम से? एम्पलीफायर के माध्यम से। और एम्पलीफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवर्धक। और ये आयाम बढ़ के पुनः फिर से कितना हो गया? इतना हो गया। है ना? तो क्षीणता का मतलब समझ में आ गया होगा कि आयाम में कमी। किसके आयाम में कमी? तो संदेश सिग्नल के आयाम में कमी। ये होता कब है? जब ये चैनल से गुजारा जाता है, तब होता है।
ठीक, एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। उसका नाम है परिसर। जो सेकंड टॉपिक आपका है उसका नाम क्या है? परिसर। कितना सुंदर नाम है, परिसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। परिसर। ठीक है, किसके परिसर की बात यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हम किसके परिसर की बात कर रहे हैं? हम बोलेंगे सिग्नल का। सिग्नल का परिसर। सिग्नल का बहुत सारा नाम है। कोई सिग्नल भी बोलता है, कोई सूचना भी बोलता है, तो कोई संदेश भी बोलता है ना? ये भी परिभाषा जो है ये इससे पूछा नहीं जाता है, इससे केवल ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। ठीक, तो बात रहा कि परिसर किसे कहते हैं। इसका परिभाषा मात्र इतनी सा है, बताऊं? इसका परिभाषा ये है कि बिना छिनता के, परिभाषा किसे बोलना है? बिना छिनता के किसी सिग्नल द्वारा तय की गई महत्तम दूरी को उस सिग्नल का क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। यानी कि वैसा सिग्नल, उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि उसमें छीनता नहीं होना चाहिए, और उस सिग्नल के द्वारा तय की गई महत्तम दूरी को उस सिग्नल का क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा को पहले हम लिख देते हैं। ठीक, परिभाषा बिल्कुल आईने की तरह साफ है। परिसर का परिभाषा। बिना हीनता के किसी संदेश सिग्नल द्वारा, संदेश सिग्नल द्वारा तय की गई महत्तम दूरी को संदेश सिग्नल का परिसर कहते हैं। संदेश सिग्नल का परिसर कहते हैं। तो बताइए कि अगर ये एग्जाम में अगर आ जाएगा तो क्या आप लोग नहीं लिख पाइएगा? बिल्कुल आसान है कि बिना छिनता के, यानी कि उसके आयाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी संदेश सिग्नल द्वारा तय की गई महत्तम दूरी को संदेश सिग्नल का क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्वनि तरंग का परिसर होता है। कितना आप लोग को पता होना चाहिए? ध्वनि तरंग का परिसर पता है कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कहाँ से कहाँ? 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। यहाँ से लेकर कितना? 20,000 हर्ट्ज, या इसको बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ये जो परिसर हो गया भाई मेरे, वो किसका परिसर हो गया? ध्वनि तरंग का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार, वो ये पूछा जाता है टीवी सिग्नल का।
टीवी सिग्नल का परिसर। ये आपका होता है 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। ये जो आपका रेंज हुआ वो कौन सा सिग्नल का हुआ? टीवी सिग्नल का हुआ। ठीक। यहाँ पे 30 क्या है और यहाँ पे 300 क्या है, थोड़ा सा इस बात की पे चर्चा करते हैं। ये जो 30 है ये आपका न्यूनतम आवृत्ति हुआ। कम आवृत्ति। ठीक है। और ये वाला जो हुआ वो आपका हो गया महत्तम आवृत्ति। इसका 30 जो हुआ वो कौन सा आवृत्ति हुआ? न्यूनतम। 300 जो हुआ वो कौन सा आवृत्ति हुआ? महत्तम। अगर हम दोनों का अंतर निकाल दें, किसका किसका? महत्तम आवृत्ति का और न्यूनतम आवृत्ति का, तो वो कहला जाता है बैंड की चौड़ाई, यानी कि बैंड विड्थ। क्या कहलाएगा? किसी सिग्नल के महत्तम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहते हैं या बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैंड की चौड़ाई का परिभाषा लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है। तो ये होगा आपका बैंड की चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ। अब बताइए कि बैंड की चौड़ाई क्या होगा? किसी सिग्नल के महत्तम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को क्या बोलते हैं? बैंड की चौड़ाई कहते हैं। परिभाषा लिखा जाए इसका। गुड। परिभाषा। किसी सिग्नल के किसी सिग्नल के महत्तम आवृत्ति तथा न्यूनतम आवृत्ति के कम आवृत्ति के अंतर को बैंड की चौड़ाई कहते हैं। बैंड की चौड़ाई कहते हैं। एक राज वाली बात बताऊं? बताते हैं। राज वाली बात किसी को बताना नहीं है। राज वाली बात ये किसी को मत बताना। राज वाली बात ये हुआ आपका कि अगर बैंड की चौड़ाई बैंड की चौड़ाई ज़्यादा होगा तो डाटा का ट्रांसफ़र होने का स्पीड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि फास्ट डाटा को हम भेजने के लिए हमें बैंड की चौड़ाई क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर बैंड की चौड़ाई कम होगा तो डाटा का जो स्पीड है जाने का वो भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा।
तो बैंड की चौड़ाई यदि कम है तो डाटा का स्पीड भी क्या होगा, कम जाएगा। डाटा को जाने का जो रेट है वो भी क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, तो बैंड की चौड़ाई अगर ज़्यादा होगा तो डाटा का स्पीड भी ज़्यादा होगा, और अगर बैंड की चौड़ाई कम होगी तो डाटा का स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये आपको सिखाएंगे कि बैंड की चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाती है। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है केवल। सवाल इज दैट, सवाल नहीं बोलिएगा, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि किसी सिग्नल की आवृत्ति, सिग्नल की आवृत्ति 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज है तो इसकी बैंडविड्थ ज्ञात करें या बैंड की चौड़ाई ज्ञात करें। बैंड की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये बताइए कि सिग्नल का आवृत्ति कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 300 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक, 3100 हर्ट्ज तक। तो सबसे पहले इसको आप नोट नीचे कर लीजिए, आवृत्ति। आवृत्ति का मान कहाँ से कहाँ दिया हुआ भाई, बोलो। 300 हर्ट्ज से लेकर कितना हर्ट्ज, 3100 हर्ट्ज। अब बताइए कि यहाँ पे न्यूनतम मान कौन हुआ, 300 हर्ट्ज। महत्तम मान कौन सा हुआ, 3100 हर्ट्ज। हमें निकालना क्या है, बैंड की चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा, महत्तम आवृत्ति माइनस न्यूनतम आवृत्ति। वेरी गुड। ये कौन सी आवृत्ति हुई, न्यूनतम तम आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति हुई, महत्तम आवृत्ति। ठीक है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, बैंड की चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, बैंड की चौड़ाई। तो बता भाई कि बैंड की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, महत्तम आवृत्ति माइनस न्यूनतम आवृत्ति। नोट करिएगा, महत्तम आवृत्ति माइनस तम आवृत्ति। जरा बताइएगा कि महत्तम आवृत्ति कितना है, महत्तम आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 3100 हर्ट्ज माइनस न्यूनतम आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 300 हर्ट्ज। घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2800 हर्ट्ज। यही आपका हो गया बैंड की चौड़ाई। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है रिपीटर।
क्या नाम है उसका? रिपीटर। ठीक है, तो हम रिपीटर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावर्तक। प्रवर्तक। ठीक है, अब बताइए कि ये रिपीटर होता क्या है। सबसे पहले माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि रिपीटर जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है। जैसे एम्पलीफायर एक प्रकार का डिवाइस होता था जो किसको बढ़ा देता था? आयाम को। ठीक उसी प्रकार से रिपीटर भी एक प्रकार का डिवाइस है जो परिसर को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? परिसर को, अर्थात रेंज को बढ़ा देगा। कौन? रिपीटर। ठीक, तो रिपीटर कुछ भी नहीं है, ये जो है वो आपका क्या है, तो हम बोलेंगे डिवाइस है। पहले आप इसको तोड़ के पढ़िए, उसके बाद परिभाषा तो खुद ही बन जाएगा। क्या है ये? डिवाइस है। अगर ये डिवाइस है तो कुछ न कुछ काम होगा, कुछ न कुछ काम होगा। और इस डिवाइस का काम क्या है, वर्क क्या है, तो हम बोलेंगे इस डिवाइस का वर्क क्या है, तो हम बोलेंगे सिग्नल के परिसर को, सिग्नल के परिसर को बढ़ा देना। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, लेकिन अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो बताइए कि रिपीटर का काम क्या हो गया? सिग्नल के परिसर को बढ़ा देना। ठीक, देखिएगा इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपकी धरती माता है, धरती का यानी कि पृथ्वी। ठीक, इस पृथ्वी पे दो टावर है। एक टावर आपका यहाँ हो गया, को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर, टी। यहाँ से सिग्नल को हम भेजते हैं। एक टावर आपका यहाँ पे है, ये जो टावर है उसको बोलते हैं रिसीवर टावर। कौन सा? रिसीवर टावर। और इसको हम बोलते हैं आर। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया। ये क्या है भाई? हम बोलेंगे भैया ये जो है वो सिग्नल है, संदेश सिग्नल। कौन सा सिग्नल है ये? संदेश सिग्नल। यहाँ से भेजा गया और यहाँ पे जाते जाते बेचारा अपना दम तोड़ दिया, लेकिन इसको जाना कहाँ पे है? रिसीवर के पास। तो क्या हम इसको दम तोड़ने दें? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो कुछ जुगाड़ होगा ही होगा। और वो जुगाड़ है एक डिवाइस लगाना, और वो डिवाइस का नाम क्या बताए थे हम? रिपीटर। तो यहाँ पे क्या किए हम? एक रिपीटर लगा दिए। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक रिपीटर लगा दिया। रिपीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, टावर की तरह। ये क्या हो गया भाई? रिपीटर। यानी कि R1। ये है क्या? रिपीटर। जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, ये फिर से इसमें ताकत दे दिया और यहाँ से बोला भाई तू जा। ठीक, यहाँ से फिर से ये बेचारा किसी प्रकार यहाँ तक गया, फिर से ये अपना दम तोड़ दिया। अब फिर से हम इसके ताकत को बढ़ाएंगे, और ताकत को बढ़ाने के लिए हम कौन सा डिवाइस का प्रयोग करेंगे? रिपीटर का। तो यहाँ पे हम पुनः एक और रिपीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये रिपीटर का नाम हमने क्या दिया? R2।
फिर से इसकी ताकत बढ़ गई और यहाँ से ये पुनः कहाँ तक चला जाता है? रिसीवर तक, और हमें रिसीवर तक ही तो पहुँचाना था। तो बताइए कि यहाँ पे ताकत बढ़ाने का काम, परिसर बढ़ाने का काम कौन किया? तो हम बोलेंगे भैया कौन किया? रिपीटर किया। तो रिपीटर का काम ही होता है क्या करना? परिसर को बढ़ा देना। जिस तरंग का परिसर मान लीजिए कि यहाँ से मात्र यहाँ तक है, उसको बढ़ा के यहाँ से लेकर कहाँ तक ले जाना? यहाँ तक ले जाने के लिए हमें जगह-जगह पे क्या लगाना होता है? रिपीटर का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? रिपीटर का। रिपीटर जो है वो सिग्नल की ताकत को, सिग्नल के परिसर को बढ़ा देता है। ठीक? ये जो पूरा कहानी था, वो किसका कहानी था? रिपीटर का। तो बताइए कि रिपीटर का अगर कोई परिभाषा पूछे तो इसका जवाब कैसे देना है? वैसा डिवाइस, वैसा युक्ति, वैसा यंत्र जिसके द्वारा सिग्नल के परिसर को बढ़ा दिया जाता है, उसे पुनरावर्तक या रिपीटर कहते हैं। परिभाषा को लिख दें? ठीक। परिभाषा। वैसा डिवाइस या वैसा युक्ति जो सिग्नल के सिग्नल के परिसर को सिग्नल के परिसर को बढ़ा देता है, उसे रिपीटर या पुनरावर्तक या पुनरावर्तक कहते हैं। ठीक है? तो ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पुनरावर्तक किसे कहते हैं। ठीक है? अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, वो आपका है मोडम। क्या है वो आपका? मोडम। मोडम। ये क्या है भाई? मोडम। तो हम बोलेंगे कि मोडम भी एक प्रकार का डिवाइस है। और अगर डिवाइस है तो इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। इसका दो काम है। ठीक है? एक है आवृत्ति को बढ़ा भी देना, और एक है आवृत्ति को घटा भी देना। ठीक? तो ये ऐसा डिवाइस है जो दो काम करता है। कौन कौन सा? देखिएगा जरा। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि मोडम किसको किसको मिलाने से बनता है। ठीक है? दम। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? डिवाइस है। ठीक? ये डिवाइस किसको किसको मिलाने से बनता है? तो दो डिवाइस को एक साथ मिलाने से बनता है। कौन कौन सा डिवाइस? तो एक आपका है डीमोडुलेटर, और जो दूसरा डिवाइस है वो आपका है डीमोडुलेटर। मॉडुलेटर का जस्ट अपोजिट। तो बताइए कि मोडम किसको किसको मिलाने से बना? मॉडुलेटर। और किसको मिलाने से बना? डीमोडुलेटर को मिलाने से बना। आपको पहले भी बता दिया गया होगा कि मॉडुलेटर का काम क्या होता है। ज़रा बताइएगा कि मॉडुलेटर का काम होता है निम्न आवृत्ति को निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदलना। उच्च आवृत्ति में बदलना।
तो बताइए कि डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलना। उच्च आवृत्ति को उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलना। यानी कि वैसा डिवाइस जो अकेले दोनों काम कर लेता है, निम्न को उच्च भी कर देता है और उच्च को निम्न भी कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडम। और ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कितना नंबर में पूछा गया है? 2 नंबर में पूछा गया है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बताइए कि मॉडम का परिभाषा क्या हुआ? तो हम बोलेंगे कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? मॉडम कहते हैं, है ना? मॉडम का परिभाषा फिर से बोल देते हैं कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? मॉडम कहते हैं। तो परिभाषा हम यहाँ पे लिख दें क्या? यहाँ पे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर लेटर के संयुक्त रूप को मॉडम कहते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इस तरीके से डायग्राम भी वहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडम भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था www। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फैक्स। उसके बाद था चैट, और उस लास्ट टॉपिक था ई कॉमर्स। अब इन चारों के बारे में चर्चा करते हैं वन बाय वन करके। बस ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट में इसको अब समाप्त कर देते हैं। कौन सा टॉपिक था अगला? डब्लू डब्लू डब्लू। ठीक। सबसे पहले ये बताइए कि डब्लू 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 होता क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म किसका? डब्लू 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 का। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद अगर इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि यह एक संचार प्रणाली है। यह एक संचार प्रणाली है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर ये संचार प्रणाली है, तो फिर कैसा संचार प्रणाली? तो हम बोलेंगे कि इसके द्वारा इसके द्वारा विशिष्ट सूचना को विशिष्ट सूचना को या विशेष प्रकार के सूचना विशिष्ट विशिष्ट सूचना को इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से यूजर तक, यूजर को हम हिंदी बोलते हैं उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। तो बताइए कि www का फुल फॉर्म क्या हुआ?
वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक प्रकार का होता क्या है? हम बोलेंगे यह एक प्रकार का संचार प्रणाली है। यह प्रणाली में काम क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि इसमें जो विशेष प्रकार की सूचनाएं होती है उसको इंटरनेट के माध्यम से यूजर तक, जो उपयोग करता है, जो इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? www के माध्यम से। आप लोग www का प्रयोग कई बार किया होगा, जैसे www.google.com, किए कि नहीं किए हैं? तो ये जो www है, ये कुछ भी नहीं है, यह एक प्रकार का संचार प्रणाली है। और इस प्रणाली में किसको? एक विशेष प्रकार के सूचना को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? विशिष्ट सूचना को। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। कहाँ तक पहुँचाना? तो उपयोगकर्ता तक पहुँचाना किसका काम है भाई? तो www का है। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? फैक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है फैक्स। फैक्स फैक्स का प्रयोग जो है वो पहले के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा होता था। कौन सा ज़माने में? पहले के टाइम में। और किस लिए होता था? जैसे हमको दूर किसी डाटा को भेजना है, डाटा का मतलब हुआ कि कोई सर्टिफिकेट भेजना हो, कोई वॉइस भेजना हो, तो हम वहाँ पे फैक्स का प्रयोग करते थे। आज के डेट में भी कहीं कहीं होता है, लाइक कोर्ट वगैरह में ये सब का प्रयोग होता है कि अगर किसी कागज़ को भेजना है, किसी डॉक्यूमेंट को भेजना है, तो फैक्स के माध्यम से ही एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक भेजा जाता है। तो फैक्स कुछ भी नहीं है, फैक्स एक मशीन है। मायने पहले ये छप जाना चाहिए कि फैक्स कुछ भी नहीं है, यह एक क्या है भाई? मशीन है। क्या है ये? मशीन। अगर कोई पूछे कि फैक्स का पूरा नाम क्या होता है? फुल नेम। फुल नेम। इसका फुल नेम होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ये फुल नेम जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फैक्स का पूरा नाम क्या हुआ? तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। यह एक प्रकार का क्या है? मशीन है। और इस मशीन में जो यूज होता है, कहाँ से कहाँ? ट्रांसमीटर, जहाँ से हम डाटा को भेजते हैं, और एक रिसीवर, जहाँ पे डाटा को प्राप्त किया जाता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। पता है किसके द्वारा? टेलीफोन लाइन के द्वारा। यह एक प्रकार का चैनल का भी काम कर रहा है। और ये चैनल जो है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? तो टेलीफोन वायर। वायर से ये दोनों क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। यहाँ से किसी हम डॉक्यूमेंट को भेजे, टेलीफोन वायर के माध्यम से यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर लिया। ये मशीन जो है वो आपका कौन सा मशीन हुआ? फैक्स। कौन सा मशीन हुआ? फैक्स मशीन हुआ। तो इसका अगर परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा हम खुद से बना लेंगे। वैसा डिवाइस, है ना, वैसा मशीन जिसमें टेलीफोन तार के माध्यम से डाटा को दूरस्थ स्थान तक भेजा जाता है, उसे फैक्स मशीन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा को फिर से एक बार बोल देते हैं, रिपीट अगेन। वैसा मशीन जिसमें सूचना को टेलीफोन तार के माध्यम से दूरस्थ स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे फैक्स कहते हैं। नोट डाउन। परिभाषा। परिभाषा क्या होगा? वैसा मशीन, वैसा मशीन जिसमें
सूचना को ना बोल लीजिए, क्या डाटा बोल लीजिए ना, डाटा को टेलीफोन तार के माध्यम से, टेलीफोन तार के माध्यम से दूरस्थ स्थान तक, दूरस्थ स्थान तक भेजा जाता है, उसे फैक्स कहते हैं। बच्चों परिभाषा को ना रटिए नहीं, परिभाषा को बनाने का कोशिश कीजिए। जो बनाया हुआ परिभाषा रहेगा ना वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, हम लोग जो है वो परिभाषा को रटते नहीं, परिभाषा को समझ के इसको हम बनाते हैं। ओके, अब बताइए कि इसके अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम होगा चैट। बस 2 टॉपिक और बचा हुआ है, हिम्मत नहीं हारना है। चैट, बस इसका परिभाषा केवल लिखना है और एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक, तो इसका परिभाषा केवल ये हो जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा लिखित संदेश को, लिखित जो हम टाइपिंग करते हैं ना, लिखित संदेश को इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के पास, अन्य व्यक्तियों के पास, के पास पहुंचाते हैं, से चैट कहते हैं। बस एग्जाम में अगर आएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, और ये आपका आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ई कॉमर्स। इसमें क्या है कि हम अपने बिजनेस में, हम अपने व्यापार में कुछ वस्तु का, कुछ सर्विस का, सेवा का हम क्रय और विक्रय करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, स्नैपडील हुआ, ये सब का सब जो है वो किसका पार्ट है? तो हम बोलेंगे भैया ये जो पार्ट है वो किसका है? ई कॉमर्स का। किसका है? ई कॉमर्स का। यानी ई कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि हम अपने व्यापार में इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवा का क्रय या विक्रय करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। रिपीट अगेन, हम अपने व्यापार में, हम अपने बिजनेस में इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से वस्तु हो या सेवा हो उसका क्रय करें या विक्रय करें, ये सब का सब जो है वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, इसका केवल परिभाषा ही एग्जाम में पूछता है। परिभाषा, जब हम अपने व्यापार, अपने व्यापार में
इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवा का क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रय या विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। आज का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, आज का लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना, पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और अच्छे अगर समझ में आए अच्छे से, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।